ये कहानी चीरो नाम के लड़के की है जिसकी मदर की फिलहाल में डेथ हो चुकी है। अब उसके माँ के जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बुरी स्थिति में ये सिर्फ ये पता था कि कैसे उसकी माँ ने सिखाया था कि अगर उसे कुछ हासिल करना है तो उसके लिए उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसी वजह से चीरो को घर की साफ सफाई करने का काम में मजा आता है। मगर चीरो की लाइफ अब बदल जाती है जब उसके अंकल उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इधर चीरो अपने अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो उनके घर में रहने के बदले उनका घर का सारा काम करने को तैयार है। तो आखिर उसके साथ आगे क्या कुछ होता है, इसे जानने के लिए हमें आज की कहानी देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम चीरो नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के फनरल पर बैठा हुआ था। यूहान उसके बगल में उसके घर का ओनर था और वो चीरो को उसकी माँ के दिए गए लास्ट लेटर को पढ़ने के लिए देते हैं। जिसके बाद चीरो उस लेटर को पढ़ता है जहाँ उसकी माँ ने साफ साफ लिखा था कि कैसे वो इस दुनिया को जल्द ही छोड़कर चली जाएगी। मगर इतना सब होने के बाद भी उन्हें उस पर भरोसा है कि वो कैसे न कैसे करके अपने प्लान में कामयाब होगा। असल में जब चीरो की माँ जिंदा थी तब वो हमेशा चीरो को अपने घर का काम करने को देती है ताकि वो छोटी सी उम्र से अपना काम करना सीख ले। यहाँ तक चीरो की माँ का साफ कहना था कि अगर उसे कुछ पाना है तो उसे काबू करना होगा। खैर यहाँ अपने माँ के लिखे लेटर को पढ़ने के बाद चीरो अपने माँ पर थोड़ा गुस्सा होता है कि वो उसे अपना ख्याल रखने को खुद कह रही थी। इसके बाद अब चीरो हमेशा की तरह अपने स्कूल चला जाता है जहाँ हम उसके सभी दोस्तों को देखते हैं जो अब चीरो को जितना हो सके उतना मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब स्कूल में टाइम स्पेंड करने के बाद चीरो वापस घर आने की ओर निकल जाता है। इस बीच वो अपने माँ के बारे में सोचता है। असल में जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी तब से वो ज्यादा शॉक नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी माँ को पसंद नहीं करता था बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी माँ दिन रात मेहनत करके अपने घर का ख्याल रखा करती थी। इधर वो इतना सब सोच के घर ही जा रहा होता है तभी उसकी बीच रास्ते में एक आदमी से मुलाकात होती है जो एक कुत्ते से बचकर छुपने की कोशिश कर रहा था। अब उस व्यक्ति की हालत देख चीरो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और वो उस डॉग को अपने पास रख लेता है। इतने में उस डॉग की ओनर आ जाती है और वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो जैसे ही चीरो की शक्ल देखता है तब वो पहचान जाता है कि वो चीरो ही है जिसकी माँ की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। इधर चीरो हैरान था और अब उस व्यक्ति से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, जिसपे वो व्यक्ति रिवील करता है कि वो मडोका है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका माँ का भाई था। अब यहाँ वो इसलिए आया था कि वो चीरो को अपने साथ अपने घर ले जा सके। जिसके बाद चीरो अपने अंकल के साथ बैठकर उनके घर की ओर आ जाता है जहाँ केइचिरो नाम का मेड उन दोनों को स्वागत करता है। अब यहाँ केइचिरो उन नए लड़के को देखकर हैरान था। वो मडोका से कंफर्म करता है कि कहीं वो किसी दूसरे बच्चे को तो नहीं ले आया, जिसपे चीरो भी उनका साथ देते हुए उसे वापस घर छोड़ देने को कहता है। मगर यहाँ माडोरा चीरो को विश्वास दिलाती है कि वो उसे बेखूबी पहचान रहा है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि चीरो की आंखें हूबहू उसकी माँ से मेल खाती हैं। इतना सब कहने के बाद चीरो पूछता है कि अगर वो उसके माँ के भाई है तो वो उनकी मदद करने के लिए कभी क्यों आगे नहीं आए जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। जिसपे मडोका बताता है कि कैसे उसकी माँ हमेशा से अकेले काम करना चाहती थी और यहाँ तक वो चीरो के पैदा होने के बाद उसे लेकर हमेशा के लिए चली गई थी। मडोका के पास कोई चारा नहीं था कि वो कैसे भी करके उसकी माँ की मदद कर सके। मगर अब वो उनके जाने के बाद चीरो का ध्यान रखना चाहता है ताकि वो अपनी बहन को सुकून से ऊपर जाने दे। अब यहाँ चीरो शुरू में यहाँ रहने से मना कर देता है मगर मडोका को पता था कि फिलहाल वो एक बच्चा है जो खुद का ध्यान नहीं रख सकता था। यहाँ तक कि वो अपने पुराने घर में भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे कुछ समय अकेले में रहने देते हैं ताकि वो अपने डिसीजन पर गौर कर सके। इधर दूसरी ओर चीरो किचन में बैठकर रो रहा था कि तभी उसकी नजर सामने पड़े गंदगी पर जाती है और वो परेशान होने लगता है। असल में उसे साफ सफाई वाली जगह पर रहना पसंद है मगर उसे किचन की हालत देखकर वहाँ की साफ सफाई करनी पड़ जाती है। इतने में ही वहाँ पर मडोका आ जाता है और वो चीरो को ये सब काम करते देख काफी हैरान हो जाता है मगर वो खुश भी था क्योंकि चीरो साफ सफाई के जरिए अपने मन को बहला रहा था। इधर कुछ देर बाद मडोका ने डिसाइड किया कि अगर चीरो को साफ सफाई करने में मजा आता है तब वो उसे ये काम करने देगा, जिसके बदले वो चीरो के सभी जरूरत जैसे कि पढ़ाई के खर्चे और उसके खाने पीने का खर्चा उठाएगा। इस डील के बाद चीरो भी राजी हो जाता है
जिसके बाद अब चीरो ये फील नहीं कर सकता था कि वो किसी के एहसान तले दबा हुआ है। अब इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि चीरो को अब काम करने के लिए उसे खुद का मेड कॉस्ट्यूम मिल चुका था, जो चीरो को पसंद तो बिल्कुल नहीं आता, मगर वो उस ड्रेस को पहनने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए यूनिफॉर्म होने वाला था। इसी तरह चीरो दिन रात साफ सफाई में लगा देता है, जहाँ वो एक पॉइंट पे आके थक भी जाता है, मगर उसके बावजूद वो घर की बढ़ती गंदगी को देख वो उसे लगातार साफ करता है। वहीं दूसरी तरफ केइचिरो काफी परेशान होता है क्योंकि चीरो एक पल के लिए भी सुकून से सांस नहीं ले रहा था। इधर जब चीरो फिर से साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी उससे गलती से एक गमला नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो काफी उदास होता है। यहाँ तक उसे लगता है कि अब उसके अंकल उसे डांटेंगे भी, मगर वो गलत था क्योंकि वो उल्टा उसकी फिक्र कर रहे थे और उसके बाद वो उसे एक कोने में आराम करने की सलाह भी देते हैं। आखिर में चीरो को उनकी बात माननी पड़ी और वो तब सुकून से सो जाता है। इधर होश में आने के बाद चीरो ने देखा कि कैसे उनके अंकल खुद सारी साफ सफाई में लगे हुए हैं। ये देखकर चीरो का दिल भर आया। चीरो के अंकल उसे एक कमरे में ले जाते हैं जिसे उन्होंने खुद साफ किया था ताकि चीरो इस कमरे में रह सके। मगर यहाँ चीरो खुश तो था, मगर वो तब हैरान होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ की सफाई कुछ खास नहीं हुई थी। वो उन सभी को फिर से वहाँ की साफ सफाई करने को कहता है। रात भर साफ सफाई करने के बाद चीरो का कमरा काफी अच्छे से साफ हो जाता है और जब रात के वक्त चीरो उस कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और वो उन्हें सामने देख के उन्हें बाहर भेज देता है ताकि वो उनकी प्राइवेसी को ब्रेक ना कर सके। इसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो दिन भर की फुर्सत के बाद काम करने के लिए फ्री होता है। यहाँ वो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो अपना काम करने लग जाते हैं। दूसरी ओर चीरो जब काम कर रहा था तब उनकी नजर अंकल के कमरे में जाती है और वो हैरान होता है कि आखिर आधी रात के वक्त वो अपने कमरे की लाइट जलाकर क्या कर रहे हैं। केइचिरो से मालूम पड़ता है कि कैसे मडोका दिन भर काम करने के बाद रात के वक्त फैशन डिजाइनिंग का काम करता है। अब अगले दिन जब रात होती है तब चीरो हिम्मत करके अंकल के कमरे में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि कैसे मडोका अपने बालों को बांधकर फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहा था। अब वो एंटर करने के बाद वो उन्हें कुछ समय रेस्ट करने और स्नैक्स खाने के लिए कहता है। इस बीच वो दोनों साथ में बैठकर स्नैक्स एंजॉय करने लगते हैं और तब मडोरा चीरो के सभी सवालों का जवाब देते हैं। आखिर में अब अगले दिन भी चीरो फिर से काम में लग जाता है। इधर कुछ दिन बाद मडोका काफी मेहनत करने के बाद चीरो के लिए कॉस्ट्यूम बनाने में सफल होता है और कुछ देर बाद वो चीरो को बुला के उसे ये पहनने के लिए देता है। अब अगले दिन चीरो इस तरह घर की साफ सफाई में लगा हुआ था कि तभी उसके घर में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसे देख चीरो हैरान हो जाता है। यहाँ वो लड़की चीरो के अंकल को भाई बोल रही थी, इसलिए चीरो को लगा कि शायद ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो मेरी माँ की बहन हो सकती है। मगर ये बात महज गलत थी और ऐसा इसलिए क्योंकि इस लड़की का नाम मियाको था और वो अंकल की बहन नहीं बल्कि उनके होने वाले वाइफ थी। असल में मियाको के पिता ने बचपन में ही उसके और अंकल की शादी को फिक्स कर दिया था। मगर यहाँ मियाको को देखकर साफ जाहिर था कि वो यहाँ पर मोडाको से कोई भी संबंध रखना नहीं चाहती थी। यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मियाको के पिता ने गुस्से में उसे उल्टा सीधा कह दिया था, जिसकी वजह से वो अपने घर को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गई थी। इधर जब वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर केइचिरो आ जाता है और उसे सामने देखकर मियाको को काफी खुशी मिलती है और वो उसके गले लग जाती है। इन्हें देखकर साफ हाजिर था कि वो उसे प्यार करती थी, मगर वो इस बात को अच्छे से छिपा के रखी हुई थी। खैर यहाँ वो चीरो को पहचानने लगी कि वो और कोई नहीं बल्कि मोडाके के बहन का बेटा है। अब यहाँ बातों ही बातों में मियाको को ये भी मालूम पड़ता है कि यहाँ पर इसलिए मेड का कपड़ा पहना है क्योंकि वो अपने अंकल पर कोई बोझ बनना नहीं चाहता। उसकी इसी हरकत की वजह से अंकल ने उसे मेड बनने का काम सौंप दिया। ये सब सुनने के बाद मियाको के होश उड़ गए क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा था। अब वो खुद को भी चीरो की तरह बनाना चाहती है।
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम सीख के अपने पिता को खुश कर सके। अब इसी के साथ वो चीरो के साथ मिलकर यहाँ वहाँ के काम करने शुरू कर देते हैं। जब चीरो से विश्वास करके उसे किचन में काम करने को देता है, मगर जब वो बाद में किचन की हालत को देखने जाता है तब वो वहाँ की ढेर सारी गंदगी को देख के काफी हैरान हो जाता है। उस रात मियाको ये सोचकर परेशान बैठी हुई थी कि उसकी वजह से उसने चीरो को काफी परेशान कर दिया और वो इसलिए परेशान हो चुकी थी। तभी वहाँ पर खुद चीरो आता है और वो मियाको को अपनी तरह से समझाने बुझाने के काम करता है। इसी बीच बातों ही बातों में चीरो ये बात छेड़ देता है कि यहाँ पर मियाको अंकल के बजाय कई चीरो को पसंद करती है, जो कि बात काफी सच भी थी। वहीं हम दूसरी तरफ माडोका को देखते हैं, जो मियाको के फादर को कॉल करके उन्हें उनकी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। इसी तरह अब अगली सुबह होती है, जहाँ हमारी नजर मियाको और चीरो पर जाती है, जो मौज मस्ती के बाद माडोका के ऊपर चढ़े हुए थे। तभी इतने में वहाँ मियाको के फादर आ जाते हैं और इस हरकत को देखकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाते हैं। साथ ही में वो अपनी बेटी का माडोका के साथ रिश्ता भी तोड़ देते हैं। अब घर जाते वक्त मियाको मोडाको और काइचिरो से उसके पिता को रोकने के लिए कहती है, मगर वो उनकी बिना सुने वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम चीरो को देखते हैं, जो कुछ सामान खरीद के अपने घर की ओर जा रहा होता है, मगर तभी पार्क में मौजूद उसके 3 दोस्त उसे वहां से जाते हुए देख लेते हैं। आखिर में वो सभी चीरो को देखकर काफी खुश होते हैं और तब वो सभी इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर चीरो का नया घर उसके लिए ठीक है या नहीं, जिसपे चीरो रिवील करता है कि कैसे वो अपने नए घर में काफी खुश है और उसे वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर अपने सभी चीजों के बारे में उन्हें बता देता है, सिवाय इस बात के कि वो उस जगह पर मेड यूनिफॉर्म पहनकर काम करता है। वो इस बात को छुपाने के बाद सीधे अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ बीच रास्ते में उसके दोस्तों को देखते हैं, जो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गए थे। इधर आलीशान घर को देखकर उन्हें इस बात का सुकून मिल गया कि इस जगह पर चीरो काफी खुशी से रहता होगा, और इतना सोचने के बाद वो वहाँ से जाने का सोच ही चुके थे। मगर तभी उनकी नजर चीरो पर जाती है, जो अब अपने मेड के कॉस्ट्यूम में आ चुका था। अब अपने सच को बाहर आता देख चीरो उन सभी को घर के अंदर ले आता है, जहां वो उन्हें सारी बात बता के काफी हद तक सफल होता है। उसके बाद हम चीरो के अंकल को देखते हैं, जो खुद भी उन सभी के बीच में आके बातें सुनने लगते हैं। इधर सब कुछ क्लियर होने के बाद वो सभी दोस्त वहां से अपने घर की ओर निकल आते हैं, और तब हम अगले दिन मियाको को देखते हैं, जो फिर से यहाँ पर आ चुकी थी और वो चीरो के बताए हुए रास्ते पर चलकर अच्छा खाना बनाना भी शुरू कर दी थी। इसी के साथ मियाको चीरो को बताती है कि कैसे वो कई चीरो के लिए उसके फेवरेट डिश को बनाना चाहती है, मगर उसे ये नहीं पता था कि आखिर उसे किस तरह का डिश पसंद है, जिसपे चीरो डिसाइड करता है कि वो खुद अपने अंकल के पास जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसके बाद अंकल से जानकारी करने के बाद चीरो को मालूम पड़ जाता है कि कैसे कई चीरो को पुडिंग खाना पसंद है, मगर अब चीरो को ये जानना था कि आखिर उसके अंकल को किस तरह की डिश पसंद है, जिसे जानने के लिए वो अपनी तरफ से ढेर सारी डिश को तैयार करता है और आखिर में वो उनके सामने पेश करता है। वो बात अलग थी कि उनके हिसाब से वो हर डिश को पसंद कर रहे थे, जिसे चीरो ने बताया था, अगर आखिर में चीरो के फोर्स करने पर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें सबसे ज्यादा बेंटो पसंद है, और तब चीरो ने डिसाइड किया कि अगली बार वो बेंटो बनाने की कोशिश करेगा। मगर ये डिश उनके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए उसे थोड़ा मुश्किल होने वाला था। इसके बाद चीरो अपनी डिश बुक को चेक करता है, जहाँ उसकी नजर एक ऐसे डिश पर पड़ती है जिसे उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी। खैर यहाँ वो अपने आप पर कंट्रोल पाने के बाद उस डिश को फुली तैयार करके अपने अंकल के सामने पेश करता है। वो बात अलग थी कि उसकी पहली कोशिश थोड़ी खराब थी, मगर उसके अंकल उसे मोटिवेट करके ये बताते हैं कि कैसे जब वो छोटा था तब उसकी बहन यानी चीरो की माँ उसके लिए ये डिश बनाया करती थी। शुरू में वो ठीक इसी तरह जला हुआ खाना बनाती थी, जिसे सुनकर चीरो को समझ आता है कि वो ठीक अपनी माँ पर गया है। खैर इसके बाद चीरो अपने इस डिश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है,
अब अगले दिन हम चीरो को देखते हैं जो नींद से उठने के बाद काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ठीक उसके बगल में उसके अंकल सोए हुए थे। अब ये उसके लिए किसी प्राइवेसी को ब्रेक करने जैसा था, इसलिए वो अपने अंकल को डांट कर वहाँ से भेज देता है। जब चीरो अपने स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था तब उसके बीच रास्ते में एक कुत्ते से मुलाकात होती है। असल में वो कुत्ता लावारिस था और उसे इस हालत में देख चीरो से रहा नहीं गया और वो चुपके से इस डॉगी को अपने साथ घर ले आता है। उसे डर था कि कहीं ये बात उसके अंकल और बाकी लोगों को मालूम ना पड़ जाए, इसलिए वो उसे छुपके से अपने कमरे की ओर ले जाता है। इसी बीच उसकी नजर अपने अंकल के हाथ पर पड़ती है जिन्होंने बीच रास्ते में एक कैट को उठा लिया था और ये देखकर कैचीरो को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन्हें कैट से दूर रहने को कह देते हैं। अब यहाँ चीरो ये देख के हैरान है कि जहाँ उसके अंकल डॉग से डरते थे वहीं उन्हें कैट से ज्यादा लगाव था। खैर यहाँ चीरो चुपके से अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो अपने डॉग को कमरे में छुपा लेता है ताकि वो तब तक एक अच्छे से ओनर को ढूंढ ना ले। अगले दिन वो स्कूल में आने के बाद ये बात अपने सभी दोस्तों से शेयर करता है जहाँ वो सभी एक साथ मिलकर उस डॉगी के लिए ओनर की तलाश में लग जाते हैं। जब चीरो वापस घर आता है तब वो डायरेक्ट अपने कमरे में घुसकर डॉग से खेलने लगता है। इधर अब समय के साथ चीरो की डॉग वाली सच्चाई कई चीरो के सामने आ जाती है और अब वो चीरो को अपने अंकल से सारी बात बताने को कह देता है। उसके बाद चीरो बड़ी हिम्मत के बाद अपने अंकल के पास जाता है और वो उन्हें सारी बात बता देता है। आखिर में चीरो को रियलाइज होता है कि उसने अपने अंकल को कहीं ना कहीं नाराज किया है। असल में वो उनके बिना बताए इस डॉग को ले आया था जिसपे वो ऐतराज तो नहीं करते मगर वो हैरान थे कि आखिर चीरो ने उन्हें बताना सही नहीं समझा। खैर जब चीरो को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तब वो फटाक से उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है जिससे अब उसके अंकल का गुस्सा खत्म हो जाता है। उस रात जब अंकल एक बार फिर से उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब इस बार चीरो के हाथ में उसका डॉग था जिसे देख अंकल उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं। जब तक ये डॉग यहाँ रहने वाला था तब तक चीरो के अंकल उसके कमरे में आने का नहीं सोच सकते। अब अगले दिन जब चीरो का दोस्त अपने दादा के साथ यहाँ पर आता है ताकि वो गार्डन को साफ कर सके, इसी बीच चीरो खुद भी अपने दादा के साथ शामिल होकर साफ सफाई करने लगता है। उस बीच हम दादा को देखते हैं जो चीरो से पूछते हैं कि अगर वो अब भी इस जगह को अपना घर नहीं समझ पा रहा है तब भी वो उनके साथ उनके घर पर रह सकता है, यानी कि वो एक तरह उनका पूरा जिम्मा उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर खुद भी अंकल मौजूद थे जो उनकी बातों को चुपके से सुन रहे थे। इधर चीरो उनकी बातों का जवाब देते हुए बताता है कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अब ये जगह अपने घर जैसी लगती है और उसके पास अब खुद का एक कमरा भी है। अब यहाँ चीरो की ये बात सुनकर अंकल को काफी अच्छा लगता है और वो खुश होते हैं कि कैसे भी उन्होंने चीरो के दिल में अपने लिए जगह बना ली। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब चीरो घर का सारा काम निपटाने के बाद अंकल के पास पहुंचता है तो तब उसे मालूम पड़ता है कि आज उन्हें काम के चलते कहीं बाहर जाना होगा। यहाँ चीरो इस बात से हैरान है कि उन्हें इस वक्त काम पे जाना था मगर इसके बावजूद उन्होंने जाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। इसके बाद वो अंकल को फटाक से तैयार करके उन्हें जाने के लिए भेज देता है। इधर अंकल जाने के लिए निकल चुके थे मगर उन्हें अपने से ज्यादा चीरो की चिंता हो रही थी। आखिर वो यहाँ पर अपना अकेले कैसे ध्यान रखेगा, इसलिए वो जाने से पहले उसे एक फोन दे जाते हैं ताकि वो इमरजेंसी पर उन्हें कॉल कर सके। अब इसी के साथ मोडाके अपने काम पर निकल जाता है और तभी चीरो खुशी के साथ सारे घर के काम निपटाने लगता है। साफ जाहिर था कि वो मोडाके के जाने से खुश था क्योंकि अब वो अच्छे से साफ सफाई कर सकता है। इसके बाद काफी समय तक साफ सफाई करने के बाद चीरो को बोरिंग फील होने लगता है। उसने घर का सारा काम निपटा दिया था जिसके बाद वो सीधे अपने स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ स्कूल में वो उसी फोन को देखकर अपने दोस्त से उसे सिखाने को कहता है। जब उसका दोस्त फोन को चेक करता है तब वो देख के हैरान हो जाता है कि अब इधर जब ये बात चीरो को मालूम पड़ता है तब वो अपने फोन को लेने वहाँ वापस चला जाता है। इधर घर वापस आने के बाद वो फिर से बचा काम करने लग जाता है मगर इस बार वो ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ जाता है। इस बीच वो मोडाके के मैसेज का रिप्लाई भी करना चाहता था मगर वो शर्म के मारे पीछे हट जाता है। आखिर में रात का समय हो जाता है जहाँ चीरो काफी हिम्मत के बाद मोडाको को
कॉल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो जैसे ही कॉल करता है और मोडाके उसके कॉल को उठा लेता है, मगर तभी अचानक से चीरो उसकी कॉल को काट देता है। साफ जाहिर था कि वो काफी बीमार था, मगर वो मोडाके को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहता था। आखिर में हम मोडाके को देखते हैं जो कॉल करने से काफी हैरान हो जाता है। वो दोबारा कॉल भी करता है, मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इधर इधर दूसरी ओर चीरो नींद में सो चुका था, जहाँ बढ़ती बीमारी की वजह से वह अपने सपने में अपनी माँ को देखता है, जहाँ वो उसे हमेशा बीमार होने पर उसके साथ खड़ी होती है। मगर इस वक्त उसके पास ना माँ है ना कोई और था। अब वो ये सब बातें सोचकर सो ही चुका था कि तभी उसके सर पर किसी का हाथ आ जाता है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल मोडाके थे, जो अपने सभी काम छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अंकल उसकी काफी चिंता करते हैं। इधर चीरो की हालत देख वो उसकी टेक केयर करने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी जांच के बाद चीरो की सेहत में थोड़ा सुधार आने लगता है। खैर इस पल तक चीरो को समझ आ गया था कि उसके अंकल काफी अच्छे हैं, क्योंकि वो उसके लिए अपना सभी काम छोड़कर यहाँ पर आ चुके थे। वो बात अलग थी कि उन्होंने अपनी जगह पर केइचिरो को अपना लुक दे दिया था, ताकि वो उसके बचे हुए काम को पूरा कर सके। इसके बाद वो अगला दिन भी आ जाता है, जहाँ हम चीरो को देखते हैं जो ये सोच रहा था कि आज उसे किस तरह का खाना बनाना चाहिए। मगर इस दौरान वो चलते चलते मोडाके के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ का नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। असल में मोडाके के रूम में किसी कूड़ेदान से कम नहीं था, और इस तरह के हालात देख चीरो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो किसी भी हालत में उस कमरे की साफ सफाई करने की सोच लेता है। मगर जब ये बात खुद मोडाके को मालूम पड़ती है, तब वो उसे जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करते हैं। असल में वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रूम के साथ कोई भी छिड़कानी करे, मगर उसके बावजूद चीरो से एक कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो मोडाके के कमरे में जाकर साफ सफाई करना चालू कर देता है। मगर चीरो तब हैरान हो जाता है जब उसकी नजर कुछ प्रेजेंट पर पड़ती है, जो ऊपर से पेपर कवर में थे, मगर अंदर हवा के अलावा कुछ नहीं था। इस तरह के कमरे में कई आइटम पड़े हुए थे। चीरो बड़े सावधानी से उठा के सीधे कचरे में फेंक देता है। कुछ देर बाद मोडाके का कमरा साफ हो चुका था, और जब मोडाके कमरे में खुद आता है और वो साफ सफाई को देख के हैरान था। यहाँ उसकी नजर अपने प्रेजेंट पर पड़ी थी, जिसे उसने अपने कमरे में फैला रखा था। अब वो यहाँ पर प्रेजेंट को गायब थे। अब यहाँ उन प्रेजेंट को गायब देख वो चीरो से उनके बारे में पूछता है, और तब उसे मालूम पड़ता है कि कैसे चीरो ने उसे कचरा समझकर फेंक दिया है। यह सुनकर अंकल के चेहरे पर शांति आ जाती है, और ऐसा इसलिए वो अपने प्रेजेंट को काफी पसंद किया करते थे, मगर अब उनके खोने के बाद वो काफी उदास हो जाते हैं। इधर ये बात चीरो को समझने में काफी देर लग जाती है, मगर जब उसे ये बात समझ आती है मोडाके किसी बात को लेकर दुखी है, तो वो डायरेक्ट केइचिरो के पास जाता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि कैसे मोडाके को बचपन से प्रेजेंट रखने का शौक था, और यहाँ तक वो जितना हो सके उतना प्रेजेंट को बनाकर खुद को खुश किया करते थे। एक तरह से वो सभी प्रेजेंट उनके खुद के खास तोहफे थे, और अब उनके जाने से उन्हें काफी बड़ा दुख मिला था। जब चीरो को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तब वो फटाक से कूड़ेदान के पास जाके उन प्रेजेंट को ढूंढने लगता है, जहाँ बाद में उसकी मदद के लिए केइचिरो भी शामिल हो जाता है। वो दोनों कैसे भी करके प्रेजेंट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, और तब चीरो इस गिफ्ट को लेकर वापस अंकल के पास आ जाता है। इधर गिफ्ट देने के साथ वो अंकल से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगने लगता है, जिससे उसके अंकल काफी खुश हो जाते हैं, और तब उनका गुस्सा भी खत्म हो जाता है। अब इसी के साथ वो दिन भी आ जाता है जहाँ मियाको ने डिसाइड किया था वो केइचिरो के लिए पुडिंग बनाने को डिसाइड करती है, इसलिए वो चीरो के साथ मिलकर काम करने लग जाती है, जहाँ काफी मेहनत के बाद वो पुडिंग बनाने में सफल हो जाती है। इसके बाद जब मोडाके ये पुडिंग ट्राई करता है, तब वो काफी खुश था, क्योंकि मियाको ने काफी आसानी से अच्छे पुडिंग को बना दिया था। जिसके बाद मियाको इस पुडिंग को केइचिरो के हवाले कर देती है, जिसके बाद वो खुद पुडिंग को खाने के बाद काफी खुश था। असल में केइचिरो को पुडिंग काफी पसंद थी, और मियाको के हाथ का बना पुडिंग खाकर वो काफी खुश हो जाता है। खैर अब इतना सब होने के बाद हम चीरो को देखते हैं, जो एक कोने में बैठकर साफ सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है, जो किसी और की नहीं बल्कि खुद केइचिरो का था। इधर चीरो ना चाहते हुए भी उस बुक को उठा लेता है, जिसके बाद उस बुक से एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। इधर उस फोटो को देखकर चीरो हैरान हो जाता है, और वो फटाक से पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पर खुद केइचिरो आ जाता है, और वो अपनी बुक को वहाँ से लेके चला जाता है। खैर चीरो खुद को छुपाने में कामयाब हो जाता है, मगर अब उसे ये बात सता रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे उसने तस्वीर में देखा था। वो ये सब सोचकर इसलिए परेशान था कि क्या उसे ये बात मियाको को साझा कर देनी चाहिए, मगर यहाँ वो कुछ भी करने से पहले एक बार खुद के अंकल से बात करने पहुंच जाता है, जहाँ वो इन्हें इस बारे में सारी बात बता देते हैं। उसके बाद अंकल बिना टाइम गवाए केइचिरो से पूछ ही लेते हैं आखिर उस बुक में मौजूद वो फोटो किस लड़की की है। जिसके बाद अब केइचिरो हैरान हुआ कि आखिर उन्हें इस फोटो के बारे में कैसे मालूम पड़ा।
कुछ देर बाद उन्हें मालूम पड़ता है कैसे इन सब में चीरो का हाथ था, और तब चीरो उनसे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। मगर बात तब बदल जाती है जब केइचिरो ये रिवील करता है कि जिस फोटो को वो देख रहा था वो असल में खुद मोडाके की थी। मोडाके जब छोटा था तब केइचिरो ने उसकी और उसकी बहन की तस्वीर निकाली थी ताकि वो उसे एक सही मौके पर इस्तेमाल कर सके। जिस वक्त उसने ये फोटो ली थी तब मोडाके की बहन ने उसे एक लड़की का रूप दे दिया था। खैर यहाँ उतना सब जानने के बाद चीरो की गलतफहमी दूर हो गई और इसके बाद मोडाके अब एक बार फिर से चीरो और मियाको को एक साथ खड़ा करके उनके फोटो को खींचने को कहता है। इस तरह एक यादगार पल के साथ वो उसका फोटो खींच लेते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि मियाको मायुके का फायदा उठाकर केइचिरो का भी फोटो खींच लेती है और इसके बाद वो उसे अपने पास रख लेती है। अब अगला दिन आ जाता है जहाँ चीरो अपने स्कूल में होता है। यहाँ वो अपने स्कूल में इधर उधर घूम ही रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। इसकी वजह से चीरो के पैर में काफी गहरी चोट लग जाती है और उसे अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट पर भेज दिया जाता है। इस बीच हम मोडाको को देखते हैं जो अब उसकी जगह पर घर का काम कर रहा था, मगर मोडाके की मेहनत देख उसे ये समझ आ गया कि वो इस तरह ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए मोडाके अपनी मदद के लिए मियाको को बुला लेता है जो अब चीरो के घायल होने पर उसकी जगह पर काम करने वाली थी। मगर यहाँ चीरो की चिंता फिर से बढ़ जाती है जब उसे मालूम पड़ता है कि आखिर वो दोनों साथ मिलकर भी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक उसे इस बात की चिंता थी वो दोनों किचन में रहकर उसका बुरा हाल ना कर दे। मगर जब वो थोड़ी हिम्मत करके किचन में पहुँचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कैसे उन्होंने किचन का सारा काम करके उसकी साफ सफाई भी कर दी थी। इस पल के बाद चीरो को विश्वास हो गया कि वो सभी अब अपने काम को खुद कर सकते हैं। पर ये बात उसे थोड़ा परेशान भी करती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो दोनों हर काम में अच्छे हो जाएंगे तो उसके लिए क्या काम बचेगा। अब वो यही बात सोचकर उदास हो जाता है। तभी उसे किचन से कुछ जलने की महक आती है और वो फटाक से वहाँ पहुँच जाता है। वो ये देख के हैरान था कि कैसे किचन में उन्होंने खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो खाने को उल्टा जला देते हैं, यानी कि अब उन्हें चीरो की जरूरत पड़ने वाली थी। और तब मियाको को उदास देख चीरो उसके बनाए हुए खाने को टेस्ट करता है, जिसके बाद वो मियाको की तारीफ करते हुए बताता है कि कैसे उसने इस बार काफी अच्छा खाना बनाया है। अगर वो इस तरह डेली काम करती रही तब वो अपने फूड को और अच्छा बना सकती है। इतना सुनने के बाद मियाको और मोडाके का कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है और तब वो सभी साथ मिलकर साथ में खाना एंजॉय करते हैं। आखिर में जब धीरे धीरे करके चीरो की हालत में सुधार आने लगता है और एक दिन जब वो अपने पैर के ठीक होने के बाद सीधे पार्क की ओर जा रहा होता है तब उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो एक बिल्ली को देखकर उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। इधर चीरो उस बूढ़ी औरत को इस तरह की हरकत करता देख थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो महिला अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम अगले दिन चीरो को देखते हैं जो अपने घर का काम कर रहा था, मगर तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर इसलिए आए थे कि ताकि वो साथ मिलकर मूवी देख सकें। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो सभी यहाँ पर एक हॉरर मूवी देखने वाले थे। इधर जब वो सभी रात के वक्त हॉरर मूवी देख रहे होते हैं चीरो के साथ उसका एक दोस्त भी डर जाता है। यहाँ तक वो ज्यादा समय तक इस मूवी को देखता तब उसके पैंट से टॉयलेट भी निकल जाता। खैर मूवी खत्म होने के बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं जहाँ रात के वक्त चीरो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आने लगती है। वो इतना डर जाता है कि वो फटाक से नीचे वाले कमरे में आ जाता है जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वो जिस चीज को कुछ और समझ रहा था वो असल में एक कैट थी जिसे मोडाके ने बाहर से उठाया था क्योंकि वो बाहर पड़ी हुई थी। इधर अब ये बात जानकर चीरो मोडाके से ये भी पूछता है कि आखिर उसने ठीक उसी कैट की तरह अपने घर पर क्यों लाया था, जिसपे मोडाके बताता है कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा तब उसके माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और इसलिए वो उसे अपने पास ले आता था क्योंकि चीरो के माँ के जाने के बाद उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। अब यहाँ ये सब बात सुनने के बाद चीरो को समझ आ जाता है कि मोडाके असल में अपनी बहन को कितना मानता था। इसके बाद अब चीरो वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है जहाँ उसे फिर से वही सपना दिखाई देता है। वो ये जानकर हैरान होता है कि इस बार उसके सपने में कोई भूत नहीं बल्कि उसकी माँ आती है जो उसे इन सब से ना डरने की सलाह देती है। इसके बाद अब अगला दिन आ जाता है जहाँ हम चीरो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर की ओर जा रहे थे। तब उनके बीच रास्ते में एक लड़के नजर आ जाते हैं जो काफी उदास दिख रहा था। अब चीरो और उसका दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और वो उन्हें बताता है कि कैसे वो अपने रास्ते से लॉस्ट हो चुका है और यहाँ तक उसने अपने पर्स को भी खो दिया है। बात ये हैरानी की थी वो यहाँ से डायरेक्ट मोडा के घर पर उनसे मिलने के लिए जा रहा
रहा था। अब चीरो से रिवील करता है कि कैसे मोडाके उसके अंकल हैं और वो उन्हीं के साथ रहता है। जिसके बाद वो लड़का जिसका नाम रियोजी होता है वो उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच उन सभी को ये मालूम पड़ता है कि रियोजी असल में एक फेमस बैंड का मेंबर था जो अपने शक्ल को छुपाकर यहाँ आया था। खैर घर आने के बाद रियोजी रिवील करता है कि कैसे वो यहाँ पर मोडाके से मिलने आया था, क्योंकि उन्होंने रिसेंट में उसके परफॉर्मेंस के लिए शॉर्ट्स पैंट बनाया था, मगर अब वो उन शॉर्ट्स को पहनकर परफॉर्म नहीं करना चाहता था। असल में वो यहाँ पर मोडाके के कैसे भी करके उस शॉर्ट्स को दोबारा ठीक करवाने के लिए आया था। अब इसके बाद वो लड़का सीधे मोडाके के पास चला जाता है जहाँ वो उसके इस डील को करने से साफ मना कर देता है। अब ये जानकर वो काफी दुखी हो जाता है। असल में मोडाके ने उसके बैंड के साथ इस ड्रेस को बनाने के लिए डील किया था, इसलिए वो उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकता था। यहाँ तक वो रियोजी को लगने लगता है कि मोडाके कोई अच्छा आदमी नहीं है और वो उसकी भलाई के लिए काम नहीं करता। खैर कुछ देर बाद चीरो का दोस्त उसे चीरो के कपड़े पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि मोडाके ने उसे वही ड्रेस बना के दिया था, मगर उसे चीरो को उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं था। इधर ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है, जिसके बाद चीरो से विश्वास दिलाने के लिए ये तक कह देता है कि वो उससे कंफर्टेबली बाहर तक पहन सकता है और उसे ये दिखाने के लिए वो कपड़े पहनकर मार्केट तक चला जाता है। अब चीरो के जाने के बाद रियोजी को बुरा लगता है कि कहीं उसने ये करके उसे मुसीबत में तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि हर कोई अब उसका मजाक उड़ा सकता है। मगर उसकी ये सोच तब बदल जाती है जब चीरो उन्हीं कपड़ों में शॉपिंग करने के बाद वापस आ जाता है और वो उल्टा खुश था, क्योंकि उस कपड़े की वजह से उसे और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल गया। अब कुछ देर बाद रियोजी की मुलाकात फिर मोडाके से होती है और इस बार मोडाके उसे विश्वास दिलाता है कि उसने जिस ड्रेस को उसके लिए पहनाया है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। असल में रियोजी के फैन उसके पैर को देखकर काफी खुश हुआ करते थे, इसलिए उसने इस शॉर्ट्स को तैयार किया था ताकि वो अपने फैंस को खुश कर सके। खैर अब इसके बाद रियोजी को सारी बात समझ आ जाती है और वो उस ड्रेस को पहनने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ घर पर रियोजी का भाई आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने आया था। खैर यहाँ जाने से पहले रियोजी ने चीरो को वादा किया कि वो जल्द ही अपनी परफॉर्मेंस पर उस ड्रेस को पहनेगा और वो ये भी चाहता था कि वो इस परफॉर्मेंस को लाइव शो पर जरूर देखे। खैर कुछ समय बाद चीरो जब मियाको के साथ कुछ काम कर रहा था तब उसे ये जानकर हैरानी होती है कि जल्दी मोडाके का बर्थडे आने वाला था और वो इसी के साथ काफी एक्साइटेड हो जाता है। मगर यहाँ उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि वो आखिर उन्हें उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देगा। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तब वो मियाको के घर आ जाता है जो दिखने में काफी बड़ा था। यहाँ वो मियाको से जानकारी लेता है कि आखिर उसे मोडाके के बर्थडे पर उसे क्या देना चाहिए। खैर यहाँ काफी कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं समझ आता और वो घर की ओर निकल पड़ता है। जब वो घर के लिए निकल रहा था तब उसकी उसी बूढ़ी औरत से मुलाकात हो जाती है जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। यहाँ वो देखता है कि कैसे वो औरत फिर से एक डॉग को देखकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो ठीक मोडाके की तरह हरकत कर रही थी, जहाँ वो उस औरत के पास जाके उसे बचा लेता है और तब वो औरत इस बात के लिए उसे शुक्रिया करती है। खैर कुछ देर बाद बातों ही बातों में उस औरत से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और तब चीरो उससे पूछ लेता है कि आखिर उसे एक डॉग के लिए गिफ्ट खरीदना है, मगर वो क्या खरीदे उसे समझ नहीं आ रहा। उस औरत को जब मालूम पड़ता है उस व्यक्ति का नाम मोडाके है जिसे वो गिफ्ट देने की सोच रहा है, तब वो उसे राह देती है कि अगर उसे कैट पसंद है तब उसे इसी चीज से कुछ रिलेटेड देना चाहिए। ये बात सच भी थी क्योंकि मोडाके को कैट पसंद भी थी, मगर अपनी एलर्जी के चलते वो उनसे दूर ही रहा करता था। अब चीरो उसे कैट गिफ्ट तो नहीं कर सकता था, मगर वो उसके बर्थडे के दिन खुद को और मियाको को कैट में बदल लेता है ताकि वो मोडाके को खुश कर सके। अब बर्थडे के दिन आ जाता है। मोडाके उन दोनों को इस कॉस्ट्यूम में देखकर काफी खुश हो जाता है। आज के दिन वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी के साथ चीरो टीवी भी ऑन कर देता है जहाँ रियोजी आया उसका ग्रुप अपने सिंगिंग को परफॉर्म कर रहा था और यहाँ वो गाना शुरू करने से पहले मोडाके को उसके कपड़े के लिए थैंक्स बोलता है, जिसके बाद वो उसके बर्थडे के लिए भी एक गाना गाता है। इस तरह आज का दिन मोडाके के लिए काफी अच्छा गुजरता है। अब अगले दिन हम चीरो को देखते हैं जो अपने काम को कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर केइचिरो आ जाता है और वो उसे इस तरह का काम हर समय करते देख उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो मोडाके के पास जाके उसे ये बात बताता है कि अगर चीरो इसी तरह हर दिन काम करता रहा तो वो अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा सकेगा। मगर ये बात सुनकर मोडाके को बिल्कुल फिक्र नहीं होती। असल में मोडाके बताता है कि चीरो इतना सारा काम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई में काफी अच्छा काम कर रहा था और यहाँ तक कि वो अच्छे नंबर से पास भी हो रहा था। ये बात सुनकर केइचिरो खुद भी हैरान हो जाता है। उसके बाद चीरो जब अपने स्कूल में होता है तब उसके दोस्त हैरान थे
कि आखिर वो दिन भर काम करने के बाद भी इतने अच्छे नंबर से कैसे पास हो सकता है, जिसमें चीरो बताता है कि वो क्लास के वक्त ही पढ़ाई कर लेता है, जिसे उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि क्लास का टीचर अब उन सभी स्टूडेंट को एक खास जानकारी देता है। यहाँ उन्होंने बताया कि अब कैसे सभी बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में ऐसे लिखना था। मगर यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्हें ये ऐसे अपने ओपन पेरेंट्स मीटिंग के दौरान पढ़ना होगा, जहाँ सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स मौजूद होंगे। अब ओपन मीटिंग की बात सोचकर वो सभी अपने घर जाने लगते हैं और इस दौरान चीरो थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस मीटिंग में अपनी माँ की जगह पर किसे ले जाएगा। इधर दूसरी ओर अब मोडाके को देखते हैं, जिसे अपने फोन के जरिए ओपन मीटिंग के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो अब इस बात से उदास हो जाता है कहीं चीरो उसे अपने स्कूल में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। असल में वो उस पल का इंतजार कर रहा था जहाँ चीरो खुद उसके साथ काम करने के लिए शामिल हो। रात के वक्त वो चीरो को हर बार की तरह उसके स्कूल के बारे में पूछता है ताकि वो उससे ओपन मीटिंग के बारे में जानकारी ले सके, मगर हर कोशिश के बाद भी वो इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलता, जिससे साफ हाजिर था कि चीरो अभी उसे अपनी मीटिंग में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मगर दूसरी ओर जब चीरो अपना काम कर रहा था तब वो खुद में परेशान था कि क्या उसे अपने अंकल को इस बारे में बता देना चाहिए। उतने में ही वो उस दिन को याद करता है जब पहली बार वो अपने माँ से इस मीटिंग के बारे में छुपा रहा था, मगर यहाँ उसकी माँ को ये बात मालूम पड़ जाती है और वो उस पर काफी गुस्सा होती हैं। उनका कहना था कि वो चाहे जितना बिजी हो मगर वो इस काम के लिए जरूर समय निकाल सकती हैं। अब यही सब सोचकर चीरो ठान लेता है कि वो अपने अंकल को इस मीटिंग के बारे में बता देगा और वो हिम्मत करके उनके पास जाके इस बारे में बता देता है। उसके एक्सप्रेशन से अलग वो एक बार में ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे साफ हाजिर था कि वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ वो अगले दिन के इंतजार में लग जाते हैं। खैर रात के वक्त वो चीरो के कमरे में जाके उसके प्रोजेक्ट में मदद भी करते हैं, जहाँ वो चीरो को रियलाइज भी करवाते हैं उसे अपने करियर के लिए उसी फील्ड को चूज करना चाहिए जिसमें उसका मन लगता हो। आखिर में चीरो ने ये लिखा कि कैसे वह बड़ा होने के बाद एक बड़े से होटल में साफ सफाई करने का काम करेगा, जिससे वो अपने करियर को बदल सके। इसी तरह अब अगला दिन भी आ जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स मौजूद थे। उसी में चीरो का दोस्त काफी गुस्सा था क्योंकि इस मीटिंग में उसका पूरा परिवार आ चुका था, जिसके बाद अब चीरो अपने अंकल के इंतजार में लग जाता है। जब उसे लगा था कि शायद वो उसके इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, तभी वो ग्रैंड एंट्री के साथ वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। उनके स्टाइलिश स्टाइल को देखकर वहाँ मौजूद सभी फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होने लगती हैं, जिसके बाद चीरो का मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ हर स्टूडेंट अपने करियर के बारे में बता रहा होता है और आखिर में चीरो भी अपने ड्रीम के बारे में बताता है। उसके बाद मीटिंग ओवर हो जाती है और चीरो अपने अंकल के साथ घर जाने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी वहां पर उसकी क्लास टीचर आ जाती है और वो उसे और उसके अंकल को उसे अकेले में बात करने के लिए कहती हैं, और ऐसा इसलिए ताकि वो जान सके कि चीरो की माँ के जाने के बाद से चीरो अपने नए घर में खुश था या नहीं। यहाँ ये सब सुनने के बाद वो दोनों काइचिरो से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, मगर वो अपना बोरिया बिस्तर लेके वहां से पहले ही निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों अकेले ही उसी टीचर के पास जाते हैं जहां उसे उसके रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दोनों में छोटी मोटी बहस होने लगती है। अब इस प्यारी नोकझोंक को देखकर टीचर को ये क्लियर हो जाता है कि वो दोनों आपस में काफी खुश रहते हैं, इसलिए वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए मान जाती है। वहीं वापस घर आने के बाद हम काइचिरो को देखते हैं जो अब चीरो के पढ़ाई को लेके काफी सीरियस है, इसलिए वो उसके लिए ढेर सारी बुक लेके आ जाता है ताकि वो जितना हो सके उतना पढ़ सके, और चीरो खुशी खुशी इस चीज के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है जहाँ चीरो इस बात से खुश होता है उसे आज के दिन वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट में मिला था। वो फटाक से अंकल के पास आके उन्हें शुक्रिया कहता है, मगर यहाँ वो उससे ये कह के मना कर देते हैं कि इसमें उनकी नहीं बल्कि सेंटा का हाथ था। खैर यहाँ हमें ये तो क्लियर होता है कि इस चीज को मंगवाने में खुद अंकल का हाथ था, मगर वो चीरो के सामने ये नहीं दिखाना चाहते थे कि इसलिए वो झूठी कहानी बना देते हैं। इसके बाद चीरो उस वैक्यूम क्लीनर से पूरे कमरे में साफ सफाई करने लग जाता है। इस बीच उसे अपने दोस्तों का कॉल आता है जो उसे साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए बुला रहे थे, मगर यहाँ चीरो उल्टा उन्हें यहाँ बुला लेता है ताकि वो सभी साथ में साफ सफाई कर सके। अब कुछ समय बाद उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और उनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब चीरो उन सभी को अपनी तरह ड्रेस पहनाकर उन्हें काम में लगा देता है। इधर उन सभी को एक साथ देख खुद अंकल भी उन सबके साथ शामिल होने का सोच लेते हैं, मगर
चीरो उन्हें उसके कमरे में भेज देता है ताकि वो सबसे पहले अपने कमरे की साफ सफाई कर सके। इस बीच चीरो और उसके दोस्त साफ सफाई में लग जाते हैं और इतने में हम वहाँ पर मियाको को भी देखते हैं और वो भी सभी के साथ शामिल हो जाती है। मगर यहाँ वो काफी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे चीरो से डांट सुनने को पड़ती है। इसके बाद अब काफी मेहनत के बाद वो सभी काम को करने में कामयाब हो जाते हैं और अब हर कोई थक चुका था। मियाको और मोडाके ने डिसाइड किया कि वो उन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और वो ऐसा करते भी हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे अपने घर की ओर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हम मोडाको को देखते हैं जब चीरो को समझाता है कि वो पूरी छुट्टी पर काम ही करता रह गया, इसलिए अब वो उनके साथ हॉलिडे पर जाने की कहता है ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। इधर चीरो काफी विचार करने के बाद इस बात के लिए राजी हो गया, मगर वो अपने साथ अपने दोस्त को भी ले जाने का डिसाइड करता है और अगले दिन वो एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां चीरो इधर भी काम करना चाहता था, मगर मोडाके उसे मना कर देता है। जिसके बाद चीरो अपने दोस्त के साथ मिलकर खेलने के लिए चला जाता है। इधर कुछ देर बाद वो सभी साथ मिलकर स्केटिंग सीखने लग जाते हैं, जहां मौका का फायदा उठा के मियाको चीरो को क्लोज आने के लिए उसे स्केटिंग सिखाने को कह देती है। इस तरह अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वो सभी अपने कमरे तक आ जाते हैं और यहाँ चीरो फिर से काम करने की सोचता है, मगर इस बार मियाको से ऐसा करने से रोक देती है, जिसकी जगह पर वो उन सभी के लिए काम करने वाली थी। इधर काम से दूर जाते देख चीरो अंदर से बेचैन होने लगता है और तब आखिर में निराश हो जाता है। इधर ये बात चीरो के दोस्त को समझ आ जाती है, इसलिए वो बाकी सबको बताता है कि उन्हें चीरो को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें उसके हिसाब से काम कर देना चाहिए, क्योंकि उसे इस काम से खुशी मिलती है। इस तरह चीरो को यहाँ पर काम करने की फुल छुट्टी मिल जाती है। जिसके बाद अगली सुबह चीरो की नींद अचानक से खुल जाती है। वो मोडाकी को गायब देख उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और तब हैरान होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि वो एक कोने में बैठकर सनराइज का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ वो खुद भी अंकल के साथ मिलकर सनराइज का इंतजार करने लगता है, जहाँ ये पहली बार था जब वो दोनों साथ मिलकर सनराइज को देखने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हम चीरो को देखते हैं जो अपने घर की ओर जा रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर फिर से उसी बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है और इस बार वो फिर से उन्हें एक डॉग को बचाते हुए देखता है। जब उस डॉग का ओनर अपने डॉग को लेने वहां चला आता है, अपने डॉग को लेके वहां से चला जाता है, तब चीरो उस औरत को शुक्रिया कहता है क्योंकि उनकी वजह से वो अपने अंकल को अच्छा गिफ्ट दे पाया। इसके बाद यहाँ वो औरत चीरो से काफी खुश हो जाती है, इसलिए वो उससे उसके साथ टी पर चलने को पूछती है, जहाँ चीरो फिलहाल के लिए उन्हें मना कर देता है, मगर वो उन्हें 2 दिन के बाद साथ में जाने के लिए मान जाता है। इसी के साथ चीरो इसी टी पार्टी के बारे में सोचकर सीधे घर आ जाता है, जहां वो फिर से अपने काम में लग जाता है। मगर यहाँ जब वो अपने काम में बिजी हो चुका था तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त की बहन थी, जो घर से भागकर यहाँ पर आ गई थी। असल में उसके दोस्त की बहन अपने भाई से नाराज थी क्योंकि उसने बिना बताए उसकी सीक्रेट डायरी को पढ़ लिया था। इधर इतना सब जानने के बाद वो उसे उसके भाई को उसके यहाँ होने की बात ना बताने को कहती है, मगर तब तक काफी लेट हो चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है, जिसे खुद चीरो ने बुलाया था। यहाँ छोटी बहन उन दोनों से छुपकर सीधे मोडाके के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे शांत करके उन दोनों से छुपा लेता है। इधर उस बच्चे को गुस्सा देख मोडाके उससे सारी बात जानते हैं और आखिर में उसका गुस्सा शांत करने के लिए वो उसको आराम से बात करके सोने के लिए भेज देते हैं। इधर दूसरी ओर चीरो का दोस्त इस बात से दुखी था कि उसने गलती से अपनी बहन को परेशान कर दिया था। उसे इस बात का रिग्रेट था। खैर जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहन यहाँ पर सो चुकी है तब वो अगले दिन उसे लेने का वादा कर देता है। इसके बाद रात के वक्त चीरो के दोस्त की बहन अभी तक सोई नहीं थी और वो अपने भाई पर अभी तक गुस्सा थी। इसी बीच वहाँ पर मोडाके आ जाता है और वो उसे अपने पास बुला लेता है ताकि वो उसे प्रिंसेस का ड्रेस पहना सके। इसके बाद वो फटाक से अपने ड्रेस को पहनने के लिए चली जाती है और बाद में मोडाके चीरो को बताता है कि कैसे वो एक लड़की को बिल्कुल उदास नहीं देख सकता। यहाँ तक बचपन में जब मियाको अपने पिता से भागकर यहाँ पर आया करती थी तब वो खुद उसकी मदद किया करता था। खैर यहाँ इतना सब होने के बाद चीरो अपने कमरे में सोने चला जाता है, मगर तभी यहाँ रात में उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बहन थी, जिसे अपने भाई के ना होने से नींद नहीं आ रही थी। इस पल तक इस छोटी बहन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और जब अगला दिन आता है तब वो सबसे पहले अपने भाई से गलती के लिए माफी मांगती है, जहाँ चीरो का दोस्त भी
अपनी बहन से माफी मांगता है और इसी के साथ वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। अब इसी के साथ वो दिन भी आ जाता है जब चीरो को उस औरत के साथ टी पार्टी पर जाना था, मगर तभी वहाँ पर फिर से रियूज आ जाता है और वो चीरो को उसके साथ गेम खेलने के लिए पूछता है, मगर यहाँ वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर चीरो का दोस्त आ जाता है और तब चीरो की जगह पर उसका दोस्त रियूज के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब चीरो यहाँ से टी पार्टी के लिए जा रहा था, उन दोनों को थोड़ा शक होता है कि आखिर वो किस वजह से जा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं और वो हैरान होते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि चीरो किसी लड़की के बजाय एक औरत से मिलने पहुंच जाता है। अब इस तरफ हम चीरो को देखते हैं जो उस औरत का शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ पर बुलाया था। मगर यहाँ औरत उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताती हैं, जैसे कि कैसे उसके दोनों बेटा बेटी ने घर को छोड़ दिया था जब से वो अब अकेले रहती हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्हें किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तब वो अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। इधर वो ये भी बताती है कि कैसे वो उसे अपने पोते की तरह मानने लगी और ये सुनकर चीरो को समझ आता है कि आखिर एक दादी माँ का प्यार क्या होता है। असल में उसे आज तक ये नहीं पता था कि आखिर उसकी माँ के अलावा उसके घर में और कौन कौन मौजूद था, इसलिए इस औरत को अपनी दादी माँ की तरह समझना उसे काफी अच्छा लगता है। खैर, जब ये टी पार्टी खत्म होने के बाद वो वहाँ से जाने की सोच रहा था कि तभी उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि कैसे उसके दोनों दोस्त यहाँ पर उसका पीछा करते हुए आए हैं। इसी के साथ वो औरत अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है, मगर तभी हमें ये भी मालूम पड़ता है कि वो औरत असल में और कोई नहीं बल्कि चीरो की रियल दादी माँ है, जो हर बार की तरह उससे मिलने के लिए मौका ढूंढा करती थी और यहाँ तक वो इस बात को चीरो से छुपा रखी हुई थी। अगले दिन हम मोडाके को देखते हैं जो थोड़ा सा अजीब हरकतें कर रहा था। असल में उसने छुपके से एक कैट को पैट करना शुरू कर दिया था जिसे उसने सड़क पर पाया था। जब ये बात चिक्की को मालूम पड़ता है तब वो इस कैट की जानकारी केइचिरो के हवाले कर देता है और तब वो उस कैट को सही सलामत मोडाके से दूर कर देता है। असल में मोडाके को कैट से एलर्जी था, मगर वो उसे इतना पसंद करता था कि वो खुद को पैट करने से खुद को रोक नहीं पाता था। अब यहाँ उस कैट को सेफली बाहर ले जाया जाता है, जिसके बाद चीरो की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उसे मालूम पड़ता है कि अब मोडाके के पूरे कमरे में कैट के बाल पड़े हुए थे। तब चीरो उस कमरे की साफ सफाई करने का ठेका ले लेता है। इसी के साथ मोडाके को कमरे के बाहर ले जाके घर की साफ सफाई में लग जाता है। जिसके बाद हम मियाको को देखते हैं जो खुद भी यहाँ आ चुकी थी। वो ये देख के हैरान होती है कि जब से कैट को मोडाके के कमरे से हटा दिया गया था तब से वो काफी उदास होने लगा था। अब यहाँ मोडाके को खुश करने के लिए वो एक प्लान का इस्तेमाल करती है जहाँ वो मोडाके के कमरे में ढेर सारे स्टफ कैट को रख देती है ताकि मोडाके उन कैट से फीलिंग ले सके। अब उसके ऐसा करने से मोडाको को काफी खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी अपने कमरे में सो जाता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब चीरो सामान लेने के बाद घर की ओर जा रहा होता है तब वो ये सोचकर उदास हो जाता है कि उसने काफी दिनों से अपने माँ के घरावे को विजिट नहीं किया था, इसलिए अब वो जल्दी वहाँ जाने की सोच लेता है। इस दौरान चीरो की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है और वो यहाँ पर फिर से कैट को पैट करने की कोशिश कर रही थी, मगर डर के मारे वो पीछे हट जाती है। उसके बाद वो उस औरत के पास जाके उनसे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में चीरो ने रिवील किया था कि कैसे वो किसी खास के लिए एक स्पेशल डिश बनाना चाहता है, मगर वो इसमें असफल हो जा रहा है। इधर उसकी ये बात सुनकर उस औरत ने राय दी कि अगर वो अपनी माँ को खुश करना चाहता है तब उसे अपनी डिश को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ये उसकी माँ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इतना सुनने के बाद चीरो घर वापस आ जाता है जहाँ वो इस डिश को प्रिपेयर करने में लग जाता है और यहाँ तक वो इस काम को पूरा करने के लिए मोडाके को भी मदद में ले लेता है। इसके बाद अगले दिन फूड प्रिपेयर होने के बाद मोडाके और चीरो माँ के कब्र पर पहुंच जाते हैं जहां वो साफ सफाई करने के बाद उसी डिश को सर्व करते हैं जिसे चीरो ने काफी मेहनत से बनाया था। सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी चीरो को याद आता है कि कैसे उसने अपने एक सामान को उसी कब्र के पास छोड़ दिया है। उसके बाद वो उसी जगह पर जाता है, मगर वो उसी औरत को वहां पर देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस पल तक चीरो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो औरत और
कोई नहीं बल्कि उसकी दादी माँ है। मगर जब वहाँ पर मोडाके आ जाता है तब वो उन्हें सामने देखकर काफी गुस्सा होता है और यहाँ तक चीरो को उनसे दूर हटने के लिए कहता है। इधर दादी माँ अब चीरो को साफ असलियत बता देती है, जिसके बाद वो उसे ये भी रिवील करती है कि कैसे वो इस बात को छुपाना नहीं चाहती थी मगर उनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतना सब सुनने के बाद मोडाके चीरो को लेके वहाँ से चला जाता है और तब मोडाके घर आने के बाद कैइचिरो पर गुस्सा होता है क्योंकि वही व्यक्ति था जिसने दादी माँ को उसकी बेटी के कब्र के बारे में रिवील किया था। इधर रात के वक्त चीरो सोने की कोशिश कर रहा था मगर वो इस बात से हैरान था कि जहां वो यही सोचा करता था कि जब वो अपने माँ के रिलेटिव से मिलेगा तो वो उन पे बहुत गुस्सा करेगा, मगर यहाँ जब उसकी दादी माँ से मुलाकात होती है तब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। असल में उनसे मिलके काफी खुश था। इसके बाद अगला दिन आ जाता है जहाँ मोडाके को एक सपना आता है जहाँ वो बचपन में काफी बीमार था। इससे साफ जाहिर था कि इसी पल के बाद से मोडाके की अपनी माँ के साथ दूरियां बढ़ने लगी थी। खैर इसी के साथ हम चीरो को देखते हैं जो अपने स्कूल में आ जाता है, मगर यहाँ कल के इंसिडेंट के बाद से उसका पूरा मन नहीं लग रहा था। यहाँ तक वो इतना ध्यान से भटक चुका था कि अब उसके सभी दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगी। जब चीरो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है तब वो उसे रिवील करता है कि कैसे वो जिस औरत को अनजान समझ रहा था वो उसकी दादी माँ थी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है और वो चीरो के दोस्त से चीरो के बारे में पूछने लगती हैं क्योंकि कल के बाद से वो लगातार उदास ही दिख रहा था। अब यहाँ चीरो का दोस्त सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे रियोजी का कॉल आ जाता है और वो उसे गेम खेलने को कहने लगता है। इधर चीरो का दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर रियोजी को चीरो के पास भेज देता है ताकि वो उसे गेम खेलने के लिए मना सके, मगर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। वहाँ दूसरी ओर मोडाके भी सेम हालत में था। वो अपनी माँ को देखकर काफी दुखी हुआ था, जिसके बाद से वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। इधर चीरो का दोस्त अपने प्लान को फेल होता देख प्लान बी का इस्तेमाल करता है, जहां वो मियाको के जरिए चीरो को स्प्रिंग ब्रेक पार्टी के लिए कहलवाता है। इधर बातों ही बातों में मियाको ने बता दिया कैसे चीरो को उदास देख उसके दोस्तों ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करा है। अब अपने दोस्तों की फिक्र देख वो इस प्लान में शामिल होने की हामी भर देता है, मगर इस दौरान मोडाके भी उदास था, इसलिए चीरो अकेले में उनसे बात करके इस पार्टी को ऑन करवाने के लिए सहमति हासिल कर लेता है। इस तरह स्प्रिंग ब्रेक पार्टी का दिन आ गया जहां वो सभी अपने अपने घर से कुछ डिश भी बना कर लाते हैं, जिसके बाद पार्टी की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच वहां पर एक बड़ा स्प्रिंग ट्री भी लाया जाता है, जिससे उनकी पार्टी का मजा 2 गुना बढ़ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी चीरो देखता है कि उस पार्टी में मोडाके मौजूद नहीं है, इसलिए वो फटाक से उसके पास जाता है और उसे कैसे भी करके पार्टी में आने के लिए मना लेता है। अब वो भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और हर कोई एंजॉय भी करने लगता है। इसी बीच मोडाके खूब सारा ड्रिंक भी कर लेता है, जिसके बाद वो अपने बेड पे आकर सो जाता है। इधर हमें ये मालूम पड़ता है कि मोडाके इसलिए उदास था क्योंकि चीरो को अचानक से उसकी दादी माँ के बारे में मालूम पड़ा था, जिससे वो उसकी नज़र में थोड़ा उदास भी हो जाता है। खैर यहाँ चीरो उसे पूरी बात बताते हुए समझाता है जब से वो दादी माँ से मिला है तब से उसे गुस्से के बजाय सुकून मिल गया है, यानी कि उसे किसी बात का बुरा नहीं लगा है। ये जानने के बाद मोडाके भी खुश हो जाता है और इसी के साथ इस पार्टी का अंत हो जाता है। इधर कुछ समय बाद मोडाके अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे फिर से वही सपना आता है जहां वो बचपन में बीमार था, मगर इस बार उसके बगल में उसकी माँ बैठी थी जो उसका ख्याल रख रही थी। इससे साफ जाहिर था कि उसकी माँ इतनी भी बुरी नहीं थी जितना वो उन्हें समझता था। इसके बाद अब अगला दिन आ जाता है जहां चीरो का स्कूल ओपन हो जाता है और इस बार हम चीरो के उसी दोस्त की छोटी बहन को देखते हैं जो उस बार से स्कूल जाने लगती है। कुछ समय बाद जब चीरो अपने घर पर होता है तब उसे मालूम पड़ता है कि कैसे आने वाले कुछ दिनों के लिए मोडाके काफी बिजी था क्योंकि आजकल वेडिंग का मौसम चल रहा था। इधर वेडिंग के चलते उसे कई सारी वेडिंग ड्रेस को तैयार करना था। इसी बीच वो चीरो से ड्रेस के कलर्स चूज करने को कहता है ताकि वो उस पर काम कर सके। इधर जब मोडाके अपने काम में लगा हुआ था तब तक
चीरो ने उसे टाइम पर खाना पीना देने का डिसाइड किया। इसी तरह हम रात को चीरो को देखते हैं जो मोडाके के कमरे में जाता है जहां वो वेडिंग ड्रेस को तैयार कर रहा था। वो उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। उसके बाद हम मोडाके को देखते हैं जो चीरो के पास आके उसे अपने खाया हुआ लंच देता है। मगर इसी बीच चीरो ने नोटिस किया कि कैसे उनकी तबीयत अब खराब हो जा रही थी। अब उसे मोडाके की फिक्र होने लगी, इसलिए वो स्टोर पर जाकर उसके लिए मेडिसिन खरीद कर लाता है और वो उसी के साथ घर की ओर जाने लगता है। मगर तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी औरत के साथ हो जाती है और यहाँ एक्सपेक्टेशन से अलग वो अपनी दादी माँ से अच्छे से बात करता है। जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाता है जहाँ वो मोडाके के साथ बैठकर उसकी तस्वीर देखने लगता है जिसे उसके क्लाइंट ने दिया था जब उन्होंने उसी ड्रेस को अपनी शादी में पहना था। इधर फोटो देखने के बाद चीरो उसे बैंडेज और मेडिसिन दे देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। इसके बाद चीरो अपने कमरे में आ जाता है जहाँ उसे एक अजीब सा सपना आता है जहाँ वो एक लड़की से बात कर रहा था और वो अचानक से नीचे गिर जाता है और तभी उसका सपना टूट जाता है। उसके बाद वो होश में आने के बाद मोडाके के पास जाता है जो खुद भी एक सपना देखकर उठ चुका था। यहाँ मोडाके को देखकर साफ जाहिर था कि उसके पास कई सारे काम हैं और वो उन्हें करने में काफी समय लगाने वाला था। इधर चीरो से जितना हो सका उतना उसकी मदद करने में लग जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर सके। लगातार कुछ दिनों तक काम करने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मोडाके का काम पूरा हो जाता है और वो आखिर में काफी बीमार हो जाता है। उस रात जब चीरो मोडाके को देखने के लिए जाता है तब वो ये देख के हैरान होता है कि वो किसी ड्रेस के सामने बैठकर काम कर रहा था। इधर चीरो जब उसके पास जाता है तब मोडाके उसे रिवील करता है कि कैसे वो इस ड्रेस को उसकी बहन के लिए बना रहा था मगर उसे आज तक ये मौका कभी हासिल नहीं हुआ और उसे इस बात का दुख भी है। इसके बाद जब रात का समय होता है तब चीरो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तभी उसे किसी लड़की की आवाज आने लगती है। वो डर जाता है कि कहीं वो आवाज किसी भूत की तो नहीं है, इसलिए वो फटाक से मोडाके के कमरे में चला जाता है। यहाँ जब मोडाके उसे अपने कमरे में आने देता है इसी के साथ वो यहाँ पर सो भी जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर वो तब हैरान होता है तब वो लड़की का भूत फिर से चीरो के सामने आ जाता है और यहाँ वो चीरो को रिवील करती है कि वो यहाँ पर उसे परेशान करने नहीं आई है बल्कि वो उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। इधर चीरो भी उसे शांत होकर अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है जहाँ वो मोडाके के साथ जब से रहने आया था तब से वो काफी अच्छा महसूस करने लगा है। इधर सारी बात जानने के बाद उस लड़की को काफी अच्छा लगता है और तभी विंडो से एक तेज रोशनी उसे वापस जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लड़की मोडाके के सर पर हाथ रखकर चीरो को बाय कहती है और वहां से चली जाती है। अब चीरो तब हैरान होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी जो कि अपने बचपन के रूप में थी। इधर वो चीरो के पिता के साथ मिलकर यहाँ से चली जाती है और तब चीरो उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। मगर यहाँ चीरो इस बात से भी खुश था कि उसकी माँ अब उसके लिए काफी खुश है। और तब हम मोडाके को देखते हैं जिसकी अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इधर चीरो जानता था कि उसकी तबीयत ठीक होने के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था और वो ये सोचकर काफी खुश था। उसके बाद अगला दिन आ जाता है जहाँ मोडाके और चीरो खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तब हम चीरो की दोस्त की छोटी बहन को देखते हैं जो अब उनके घर पर थी और वो मोडाके के साथ खेलकर काफी खुश थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का अंत हो जाता है।